हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, न्यूक्लियर चैप्टर में न्यूक्लियर फिजन हमने देखा। न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शन हो सकती है। चेन रिएक्शन होने का मतलब ये है कि एक बार हमने यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी तो ब्रेकिंग के बाद जो रिएक्शन है वो और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती है और वो और न्यूट्रॉन जाके फर्दर यूरेनियम को ब्रेक कर सकते हैं और उनसे फिर और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि आगे जाके और फर्दर यूरेनियम को ब्रेक करेंगे। तो इस टाइप से वो चेन रिएक्शन एक स्टार्ट हो जाती है। एक बार स्टार्ट करने पर वो अपने आप जो रिएक्शन है आगे कंटिन्यू होने लगती है, ये फिजन रिएक्शन। तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके दो टाइप हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन तब होती है जब हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन पे आए विच इज़ अबाउट 1। तो रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल नहीं होगी, उसमें से एक कांस्टेंट एनर्जी निकलेगी और वो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज़ नहीं होगी। तो इस कंट्रोल चेन रिएक्शन को हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करके कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमें चाहिए, क्रिटिकल मास चाहिए होता है और एक रिप्रोडक्शन फैक्टर है जिसको मैं आगे बताऊंगा अभी। रिप्रोडक्शन फैक्टर बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन रिएक्शन एवरेज 1 होना चाहिए ताकि ज़्यादा न्यूट्रॉन्स ना निकले और ज़्यादा रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोड ना करे एक्सपोनेंशियली। कंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसका एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर सोर्सेज आर एप्लीकेशंस ऑफ control chain reaction in which we use control chain reaction to produce electricity at a constant rate। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है कांस्टेंट रेट पर निकलती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और एज अ सोर्स एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो 1 से ज़्यादा होते हैं, तो जो रिएक्शन है वो एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ने लगती है और सारी एनर्जी वो बहुत छोटे से टाइम में रिलीज़ कर देती है, विच इज़ इन अदर वर्ड्स कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में एक्सप्लोजन हो जाता है सारे मास का और इसको हम यूज़ करते हैं एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब के एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जांपल है, एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। Okay, nuclear fission is the source of energy in nuclear reactors from which electricity is produced। Okay, electricity produce करने में इसको यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन यहाँ पे होती है कंट्रोल्ड मैनर में। एंड एन एटम बॉम्ब इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इन विच enormous energy is released in very small time। A nuclear reactor is based upon controlled chain reaction when uranium-235 undergoes emission a fission by bombarding a neutron। बॉम्बार्ड करते हैं हम न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर, थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब है कि वो लो स्पीड न्यूट्रॉन होता है। एंड पर रिएक्शन ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड विच रेजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन विच with each neutron that is produced triggering another fusion। First time such a possibility was suggested by Enrico Fermi। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एनरिको फर्मी ने ये फर्स्टली ऑब्जर्व किया था इन 1939। Soon it was discovered that neutrons liberated in a fission unless slowed down will escape from the reactor without interacting with the uranium nuclei unless a very large amount of fissionable material is used for sustaining the chain reaction। Also it was found that slow neutrons have much higher intrinsic probability of inducing fission than fast neutrons। यानी जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं यूरेनियम के सैंपल से वो एक रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद वो बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनको वो जो मटेरियल है फिजन का उससे बाहर निकल जाते हैं जनरली। अगर ऐसा होगा तो जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, वो आगे फर्दर नहीं बढ़ेगी। अगर उसको हमें कराना है तो हमें फिजन के मटेरियल का जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है हमारे पास उसका फ्यूल का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूल का साइज़ बड़ा होगा और हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर देगा और सारी रिएक्शन एक साथ हो जाएगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा जिसको हम एटम बॉम्ब में यूज़ करते हैं। तो हमें रिएक्टर के लिए साइज़ को मीडियम रखना है और न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, न्यूट्रॉन्स को स्लो करना है और कंट्रोल करना है। अदर देन दैट इट इज़ ऑल्सो नोन दैट जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं यानी थर्मल न्यूट्रॉन
वो बेटर होते हैं यूरेनियम को फिजन करने में, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते और वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए फिजन रिएक्शन कराने के लिए इन कंट्रोल्ड मैनर। Therefore, to slow down the fast neutrons, elastic scattering with light nuclei is used based on conservation of momentum in collisions. लाइट न्यूक्लियर इन रिएक्टर इज कॉल्ड मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर्स को यूज़ करते हैं रिएक्टर में ताकि हम न्यूट्रॉन्स को स्लो कर सकें और वो रिएक्शन को कंटिन्यू रख सके। मॉडरेटर्स कॉमनली यूज्ड आर हैवी वाटर, वाटर एंड ग्रेफाइट। इन तीन चीज़ों को मेनली यूज़ करते हैं एज मॉडरेटर्स। और इसमें जो वाटर वाला मॉडरेटर है वो इंडिया में जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना था अप्सरा, वाटर एज मॉडरेटर is used in the first nuclear reactor made in India, that is called Apsara, that is in Bhabha Atomic Research Center, also known as BARC, in Mumbai. Other than that, most of the reactors used heavy water for to use as moderator. Moderator का काम क्या होता है? To slow down neutrons, fast moving neutrons, क्योंकि fast moving neutrons वहाँ पे reactions नहीं होने देंगे. Other than that, chain reaction once started will remain steady. Accelerate or retard depend on neutron reproduction factor और multiplication factor. तो एक constant है जिसको हम K से शो करते हैं, इसका नाम है multiplication factor, न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये फैक्टर हमें शो करेगा कि कितने न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं टू कैरी ऑन द रिएक्शन फर्दर। और इसका फॉर्मूला होता है सिंपली रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय rate of loss of neutrons. ओके तो सिर्फ इसके नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन वो किस टाइप की होगी। 3 टाइप की इसकी वैल्यू हो सकती हैं। इफ़ k इज़ लेस देन 1, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन विल गो डाउन लेस देन 1, यानी रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए कम से कम रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। दैट मीन्स द रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली स्टॉप, will halt or stop it by itself. If k is equals to 1, then the steady power operation will occur. The reaction will be a chain reaction and in controlled manner. So the reaction will be a controlled chain reaction. So it is a requirement for nuclear reactors. न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए k की वैल्यू 1 के अराउंड होनी चाहिए। एंड इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 1, रिएक्शन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड इट विल एक्सप्लोड। सो रिएक्शन विल बी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। And it is useful for atom or nuclear bomb, पर्पज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके कई बार रिएक्टर्स में भी k की वैल्यू सडनली 1 से ज़्यादा हो जाती है और उस केस में वो ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ बार हो चुका है अर्थ पर। हमारे लास्ट 100 ईयर्स के टाइम में जब से हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। एंड मोस्ट फेमसली इट हैपेंड इन 1986 in Ukraine, in a very famous disaster in Chernobyl reactor. तो यूक्रेन जो कंट्री है वहाँ पे चेर्नोबिल नाम की जगह है। पहले वो सोवियत यूनियन के अंदर थी, अब ये सेपरेट कंट्री है। तो वहाँ पे चेर्नोबिल में जो रिएक्टर था वो k की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से वो ब्लास्ट कर गया था और उसकी वजह से वहाँ पे एक डिज़ास्टर हुआ था। So therefore, to reduce k less than unity, control rods made out of neutron absorbing material such as cadmium is used. तो ऐसी कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हम कंट्रोल रॉड्स को यूज़ करते हैं विच आर मेड फ्रॉम कैडमियम, जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखती हैं।
अगर के की वैल्यू बढ़ रही है या हमें रिएक्शन को बंद करना है तो हम उन रॉड्स को पुश कर देते हैं अंदर कोर के अंदर जहाँ पे फ्यूल रखा हुआ है, और उसमें से वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को बंद कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो फिजन की स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है विच इट इज़ लाइक दिस. 92 यूरेनियम 235 238 plus neutron makes an isotope 239, which makes further NP93 239 with beta particle release and antineutrino, and which further makes a plutonium of 94 atomic number 239 with release of beta particle with an antineutrino. और प्लूटोनियम को फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. Plutonium is highly radioactive under the bombardment of slow neutrons, and it undergo fission. So it is a very useful fuel source for nuclear reactors. और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सिंपल वर्किंग है वो मैं यहाँ पे एक डायग्राम इसके डायग्राम से समझा रहा हूँ. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ a nuclear reactor. ओके, यहाँ पर दिस पार्ट इज़ कोर, रिएक्टर कोर, जहाँ पे हमने फ्यूल रखा होगा. इस पार्ट में न्यूक्लियर रिएक्शन अकर करेगी, ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टर प्रेशर वेसल. And here are the moderator and control rods to stop the reaction as required, made of cadmium. और यहाँ से इसमें हम यहाँ से वाटर फिल करेंगे स्कोर में, लिक्विड वाटर, और वो वाटर स्टीम होगा वेरी हाई प्रेशर पर. हाई प्रेशर पर रखना ज़रूरी है क्योंकि हाई प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. तो हम ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टीम बनाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टीम बनेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उससे हम ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर पाएंगे. ये हाई एनर्जी स्टीम, हाई टेम्परेचर स्टीम इस चैम्बर में जाती है जहाँ पे स्टीम जनरेटर है. ये इसको बोलते हैं हम स्टीम जनरेटर. इन दिस steam of very high temperature is generated, and this steam okay, this steam then goes to this pipe at very high pressure and high temperature, and here is a turbine.
this steam revolves this turbine, and by this generator is connected, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनमो की तरह काम करके इस टरबाइन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी फिर आगे सप्लाई कर दी जाती है। ये सप्लाई या लोड पार्ट है इसका। एंड देन दिस स्टीम कम्स इनटू दिस चैम्बर, और यहाँ पर इस स्टीम को ठंडा किया जाता है, लिक्विडिफाई किया जाता है दोबारा, ताकि वापस से इस प्रोसेस में जाके दोबारा एनर्जी को ट्रांसफ़र करके आगे लेके आ सके। ओके, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे स्टीम कूलेंट फिल किया जाता है, कूलेंट लो टेम्परेचर पे, जो इसको वापस से कूल करके लिक्विडिफाई करके वापस भेजेगा स्टीम जनरेटर में। दिस इज स्टीम कंडेंसर। Okay, and these are pumps which are pushing the liquid and steam outward. Okay, so ये basic arrangement है। ये है steam at high pressure and temperature। ओके, सो ये बेसिक अरेंजमेंट है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का। इसको दो पार्ट में हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर जो होता है वाटर का लो होता है, लो वाटर प्रेशर, एंड यहाँ पे हाई वाटर प्रेशर। ओके, दो पार्ट में इस पूरे अरेंजमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी को यूज़ करके स्टीम कन्वर्ट हो रही है, और दूसरे पार्ट में उस स्टीम को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्राइमरी लूप एंड दिस इज़ सेकेंडरी लूप। ओके, in this type of reactor, water used as both as moderator and the coolant in the primary loop. The coolant takes up the heat energy produced in a nuclear fission in primary loop and passes on this energy to water in heat exchanger, जो कि steam generator वाला part है हमारा। As a result of it, superheated steam of high temperature and pressure at about 600 Kelvin and 150 atm, 600 Kelvin and 150 atm pressure temperature पर स्टीम जनरेट होकर आगे ट्रांसफ़र होती है, एंड इट ड्राइव्स टरबाइन occupied with the electrical generator in secondary loop. From the turbine, the low pressure steam is cooled and condensed to water and forced back into the steam generator. और फिर वहाँ से पूरी रिएक्शन दोबारा से कंटिन्यू होने लगती है। The energy released in nuclear reactions is million times larger than chemical reactions. Therefore, fuel required in the nuclear reactors is million times less than chemical reactors of the same power capacity. However, avoidable feature of reactor operation is the accumulation of radioactive waste. एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज़ करने का वो है यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होती है, और उस रेडियो एक्टिव वेस्ट का क्या करना है अभी तक हमने फिगर आउट नहीं किया है एज ह्यूमंस। तो वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस टाइप के एनर्जी सोर्स का, पावर प्लांट का। हिस्टोरिकली एनर्जी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस बाय बर्निंग कोल, वुड, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। The environmental pollution produced by these cases is one of the major problems due to greenhouse effect leading to global warming. The problem in the nuclear power station is spent fuel is highly radioactive and extremely hazardous to all forms of life on Earth. Converting radioactive waste into less active and short-lived material is one of the major challenges in nuclear energy. तो कन्वेंशनल सोर्स जो है हमारे पास वो वुड, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है, और इवेंचुअली दे विल वैनिश। हम उनको पूरा यूज़ कर लेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। उनका ड्रॉबैक ये है, न्यूक्लियर फ्यूल हमारे पास काफ़ी सारा है, काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसमें से, जो कि रेडियो एक्टिव है और वो डेंजरस होता है लिविंग बींग्स के लिए। और दूसरा, वहाँ पे डिजास्टर्स हो सकते हैं, अगर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाए तो ब्लास्ट हो सकता है, तो उससे डैमेज हो सकता है। तो ये दोनों की ड्रॉबैक्स और कंपैरिजंस हैं, इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो जो मैंने समझाया इसको। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स सिर्फ बता रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक का है, जो इसमें पार्ट्स हमने यूज़ किया उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, विच आर
construction part and necessary requirements of modern nuclear reactor. First one is fuel. So the fuel usually is uranium-235 or plutonium-239 is used as the fuel in a nuclear reactor. We know that natural uranium contains only 0.7% of यूरेनियम, यानी जो एक्चुअल यूजेबल यूरेनियम है वो नॉर्मल यूरेनियम ओर में सिर्फ 0.7% होता है. द रिमेनिंग 99.3% is uranium-238 which is not feasible. तो वो रिएक्शन करने के लिए एबल नहीं है, तो वो वेस्ट है हमारे लिए बाय थर्मल न्यूट्रल, बाय स्टैंडर्ड रिएक्शन. और जो इसलिए जो हमें यूरेनियम-235 है उसको निकालना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम एनरिचिंग बोलते हैं यूरेनियम की, और जो यूरेनियम-235 हमारे पास आता है उसको हम एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं. हेंस enriched uranium, that is uranium-235, is increased from 0.7% to about 3% in the sample to use in the sample to use as fuel. इसलिए ये जो सोर्स है यूरेनियम का वो इतना महंगा पड़ता है इस रीज़न की वजह से. अदरवाइज़ यूरेनियम इज़ सिंपल ओर, वो फाइंड होता है बहुत सारी जगहों पर. नेक्स्ट वन इज़ मॉडरेटर का मैंने एक्सप्लेनेशन पहले बताया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे. द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय fission are fast neutrons of the energy level 2 mega electron volt, but fission is induced by mostly thermal neutrons which is of low energy level. About of 0.04 electron volt are required for the reaction. So a substance is used to slow down the fast neutrons into thermal neutrons, and this substance is called moderators. And for moderators generally heavy water and graphite rods or beryllium oxide is used. Okay, next third one is control rods. कंट्रोल रॉड जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रॉन्स रिएक्शन को रोकने के लिए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल होता है ये, जिससे के की वैल्यू 1 से कम हो जाती है और हम रिएक्शन को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं. तो उसके लिए कैडमियम मेनली यूज़ होता है. द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसर्टिंग और विदड्रॉइंग कंट्रोल रॉड्स.
made of elements like cadmium and boron, which absorbs neutron and stops the reaction. Examples: control rods, cadmium rods. Okay, fourth part is coolant. सो जो हमारा कंडेंसर चैम्बर है, स्टीम कंडेंसर चैम्बर है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कूलेंट को, ताकि हम स्टीम को दोबारा से वाटर बना सकें और दोबारा से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर से टरबाइन को घुमा सकें. द एनर्जी रिलीज्ड inside reactor in the form of heat is removed by coolant. For this purpose, we use air, ice cold water, molten sodium, carbon dioxide, etc. Last part of the reactor is shielding walls. So as the name suggests, ये सेफली जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको सेफ रखने के लिए शील्ड की तरह यूज़ करी जाती हैं. सो वेरियस टाइप्स of harmful intense rays are emitted from the reactor so to protect workers shield concrete walls 7 to 8 feet thick are used as shield. So these are shielding walls. Okay, so ये न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर टॉपिक फिनिश हो गया. रिएक्टर में एक और सब टॉपिक है ब्रीडर रिएक्टर्स. ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्टर होता है, इसको और देख लेते हैं. इस रिएक्टर का मेनली काम ये है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के बजाय फ्यूल बनाने के लिए यूज़ होता है, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं. सो द रिएक्टर्स विच कैन प्रोड्यूस फ्यूल more than they can produce energy are called breeder reactors. और सिंपल एक रिएक्शन होती है ब्रीडर रिएक्टर की, जो मैंने पहले भी लिखी हुई थी, 92 यूरेनियम 238 क्योंकि यूज़ नहीं हो सकता, तो इसको हम चेंज करते हैं प्लूटोनियम में, और जो कि यूज़ हो सकता है एज फ्यूल. ओके, तो हम यूरेनियम 238 जो कि फ्यूल नहीं है, उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एज फ्यूल यूज़ हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. सो दिस इज़ नोन एज ब्रीडर रिएक्टर, जिसको हम ब्रीडर की तरह यूज़ करते हैं फ्यूल बनाने के लिए, और इस फ्यूल को फिर हम फर्दर बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करेंगे एज एनर्जी सोर्स.